हबीबगंज का नया नाम रानी कमलापति। एमपी में आदिवासी सियासत हावी। पीएम मोदी के दौरे से पहले चेंज, सम्मेलन से पहले कांग्रेस बेचैन। मैं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आभार प्रकट करता हूं केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से, हमारे जनजातीय आदिवासी समाज की ओर से। उन्होंने हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसको उन्हीं की पहल पे मॉडल रेलवे स्टेशन का स्वरूप दिया गया है, उसका नाम रानी कमलापति रखा है। वर्ल्ड क्लास स्टेशन के उद्घाटन से पहले नाम बदलने पर चर्चा। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में गर्म है। स्टेशन का नाम ही नहीं बदला है, बल्कि बीजेपी की सियासी रणनीति में भी बड़ा परिवर्तन हुआ है। सवाल है कैसे? तो इसका जवाब 15 नवंबर को पीएम मोदी के भोपाल दौरे में ही छिपा है। 15 नवंबर को जम्बूरी मैदान में आदिवासी महासम्मेलन को पीएम मोदी संबोधित करेंगे और उसके बाद वर्ल्ड क्लास स्टेशन रानी कमलापति का उद्घाटन करेंगे। टारगेट आदिवासी वोट बैंक है। मकसद हिंदुत्व की सियासत को स्थानीय स्तर पर ले जाने की भी है। रानी कमलापति की तलवार का ये गौड़वाना के भील जानते हैं, गौड़वाना के आदिवासी जानते हैं, गौड़ जानते हैं कि भोपाल के अंदर भी गौड़ राजा आदि जनजाति का ही राज रहा है। इस राज को छीना गया था नवाबों के द्वारा। आज हम ये कह सकते हैं कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के प्रस्ताव पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोहर लगा दी। अब हबीबगंज रेलवे स्टेशन को भी रानी कमलावती के रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। बीजेपी ने उनके नाम से स्टेशन का नाम करके बड़ा दांव खेल दिया है। रानी कमलापति भोपाल के अंतिम गोंड आदिवासी शासक निजाम शाह की रानी थीं। उधर हबीबगंज का रानी कमलापति नाम होने से कांग्रेस बेचैन है। उसकी बेचैनी की वजह भी है। 15 नवंबर को जबलपुर में वो भी आदिवासी सम्मेलन कर रही है, लेकिन ज्यादा चर्चा बीजेपी की हो रही है। पहली बात तो ये है, ये आदिवासी प्रेम इस बात से झलक रहा है कि आदिवासी उपयोजना का 13 करोड़ जो आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के लिए खर्च होना था, वो मोदी जी की रैली के लिए खर्च हो रहा है। ये इनका आदिवासी प्रेम है। और मैं इसको निरंतर आदिवासियों पर किस कदर शोषण हो रहा है, इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया पे डाल रहा हूं। आपने अगर नोटिस ना किया हो तो आप जरा नोटिस कर लें। क्या जनजातीय गौरव की सियासी जंग में कांग्रेस कमजोर होती दिख रही है? क्योंकि जोबट विधानसभा उपचुनाव में उसकी हार को भी इसी से जोड़ा गया। वैसे 2018 में आदिवासी वोट का कांग्रेस को बड़ा फायदा मिला था। शायद यही वजह है कि 2023 के लिए बीजेपी ने आदिवासी पर फोकस बढ़ा दिया है। देश में भी वर्ल्ड क्लास स्टेशन के जरिए मैसेज देने की कोशिश की है कि बीजेपी स्थानीय गौरव, जनजाति गौरव, ऐतिहासिक संदर्भ पर आगे बढ़ रही है। शिवराज सरकार की पहल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम विधेयक में संशोधन को मंजूरी दे दी है। जनजातीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के 89 आदिवासी ब्लॉक में संशोधन लागू किए जाने की घोषणा भी करेंगे। अब इन सब के मायने क्या हैं, यह आसानी से समझा जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कमलापति से खिलेगा कमल। बीजेपी की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी पार्टी है जिसने बहुत ही जिसको आप कहते हैं कि बहुत ही एक पॉलिटिकल एक्यूमेन, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ और एक पॉलिटिकल विजडम के साथ कई चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से संयोजित करने की कोशिश की है। और इसमें जैसा एक नारा है, प्रधानमंत्री जी का प्रिय नारा है कि वोकल फॉर लोकल, तो सियासत में भी उनका नारा अगर आप देखें तो कुछ इस तरह का है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप हिंदुत्व और हिंदुत्व के मान बिंदुओं से जुड़े विषयों को केंद्र बिंदु बनाएं और उसी के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की
चीज़ें, ख़ासतौर से मैं प्रधानमंत्री की हम यहाँ बात कर रहे हैं, कि उस तरह के जो विकास के प्रतीक हैं उनको केंद्र में आगे रखकर उन नौजवानों को ये मैसेज भी दिया जाए कि आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, भारत बदल रहा है, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं और हम अब ग्लोबल भी हो रहे हैं। और उसका प्रतीक भोपाल का ये कमलापति स्टेशन है, रानी कमलापति के नाम पर जिसका नामकरण किया गया है। अब बात आती है आदिवासी सियासत की। निश्चित तौर पर ट्राइबल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है, लेकिन सियासत से अधिक वो मुद्दा है कि किस तरह से मुख्य धारा में उसको लाने की बात हो, और मुख्य धारा में लाने की बात आदिवासियों के, जनजाति के मान बिंदु जो हैं, उनकी संस्कृति जो है, उनकी धरोहर जो है, उसको संरक्षित रखते हुए हम आगे बढ़ें। ये बिल्कुल सही बात है कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक आदिवासियों का मुख्य धारा में आना जिस अपेक्षित गति से अपेक्षित रहा, वो गति हमने नहीं देखी। लेकिन ये सही समय है, क्योंकि ये एक ऐसा समुदाय है जो अपनी परंपरा और अपनी जड़ों से न सिर्फ बहुत गहरे जुड़ा है, बल्कि यही समुदाय है, जैसा अभी हमने पद्म समारोह में दिल्ली में देखा कि दक्षिण भारत की एक महिला जिनको वन का, जंगलों का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, वो अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आई और उन्होंने पद्म पुरस्कार लिया। तो निश्चित तौर पर ये समुदाय अपने वन, अपनी प्रकृति, अपने नेचर को कंजर्व करने का भी सबसे बड़ा निष्णात प्लेयर है, सबसे माहिर एक्सपोनेंट प्लेयर है, क्योंकि ये जानते आए हैं परंपरा से कि प्रकृति के साथ, उसके साथ बिना छेड़छाड़ किए कैसे रहा जाता है। तो जिस डेवलपमेंट की हम बात करते हैं उसका ये स्वरूप भी हो और चीज़ें आगे बढ़ें। लेकिन बीजेपी का, खासतौर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हम बात करेंगे कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और बहुत तीव्रता से उन्होंने इस दिशा में आगे बढ़कर न सिर्फ निर्णय लिया कि स्टेशन का नाम उन गौंड रानी कमलापति के नाम पर किया जाएगा जिनका एक वीरांगना न सिर्फ महिला के तौर पर इतिहास में नाम दर्ज है, बल्कि शायद जो ड्यू उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। अब ये आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि गौंड आबादी जो मध्य प्रदेश में ट्राइबल्स की है, उसको एक बहुत सकारात्मक संदेश है। इसका कितना लाभ हानि है ये बात करना इस समय कितना उचित अनुचित होगा, लेकिन राजनीतिक संदर्भों में देखें तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी को इसका फ़ायदा भी मिलेगा। किस तरह से ये चीज़ें हैं, कांग्रेस का नज़रिया आपने दिग्विजय सिंह जी की टिप्पणी से सुन ही लिया। आज हम इस पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ हैं भोपाल स्टूडियो में डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बीजेपी के नेता, पैनलिस्ट राष्ट्रीय स्तर पर और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन। मेरे साथ हैं अवनीश बुंदेला, युवा नेता, प्रवक्ता कांग्रेस के, और जगदीश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। जगदीश जी, अपनी इस मुस्कुराहट के अर्थों को और स्पष्ट करिए और हमें बताइए कि आप किस तरह देखते हैं जनजाति गौरव दिवस के इस कार्यक्रम को, और उसी के साथ रानी कमलापति का नाम कमल खिलेगा, पूछ लेता हूं आपसे। जी जगदीश जी। शरद जी, पहली चीज तो ये कि मैं जो भोपाल स्टेशन का नाम बदला गया उसका मैं स्वागत करता हूं, ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज इसमें जो पॉलिटिकल चीज है वो ये कि बीजेपी ने ऐसा पासा फेंका है मध्य प्रदेश की 21% वोटों के लिए, जिसने कांग्रेस की धार भोंतरी, जरूर भोंतरी मैं नहीं कहूं, लेकिन कुछ समय के लिए निस्तेज तो करके रख दी है। चूंकि सबसे बड़ी चीज अब यह है कि बीजेपी ने जो पत्ता चल दिया है, कांग्रेस चाह के कमलापति के नाम का विरोध नहीं कर सकती। वो जानती है कि उसकी सियासत भी आदिवासी पॉलिटिक्स पर टिकी है, और आदिवासी पॉलिटिक्स में भी उस पर टिकी है, उस गौड़ जनजाति पर टिकी है जो मध्य प्रदेश में ट्राइबल में 60% प्लस का हिस्सा रखते हैं। तो जो सबसे बड़ी चीज है वो यही है कि देखो, ये सारी चीजें सीधी सीधी इनके राजनीतिक मायने हैं। इसमें किसी को कोई गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि आप कोई राजनीतिक दल के नेता कितना भी मुलम्मा अपनी बातों को लेकर चढ़ाएं, लेकिन विशुद्ध रूप से जो इसके निहितार्थ हैं वो यही है कि 21% वोट मध्य प्रदेश में जो आदिवासियों के हैं वो किसी बीजेपी को चाहिए। और इसी के लिए ये बीजेपी मध्य प्रदेश में नहीं कर रही है, ये बीजेपी ने सारे देश में एक कॉन्सेप्ट लागू किया है। आप देखो, बीजेपी के पिछले 3-4 महीनों से
जितनी भी बैठकें हो रही हैं वो जनजातीय छटा को लिए हुए हैं, जनजातीय संस्कृति को लिए हुए हैं। जनजातीय नेता मध्य प्रदेश के लोग, और मैं खुद अपने आप को शामिल कर रहा हूं, मैं नहीं जानता था जितना आदिवासी साहित्य आप पिछले 1 महीने में निकल के मार्केट में आया है और जो बीजेपी के लीडर्स लाए हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि 2023 में वो जानती है कि सत्ता का दरवाजा सिर्फ और सिर्फ आदिवासी वोट ही दे पाएगा, वही 47 सीटें दे पाएंगी। ये 47 नहीं है शरद जी, ये 83 बेसिकली 83 सीटें हैं। 2 करोड़ 30 लाख वोटर्स हैं ये। 47 सीटें इनकी और बाकी सीटों पे इनका वोट बैंक पूरी तरह निर्णायक स्थिति में। चूंकि बीजेपी पिछले बार चूक कर गई थी और केवल 16 सीटें ले पाई थी 47 में से, उसे सत्ता गंवानी पड़ी थी। तो अब उसने सत्ता की तैयारी अभी से शुरू कर दी है और ये सब जो हो रहा है कि उसी की पटकथा लिखी जा रही है। लेकिन इन सब के बावजूद आपकी एक बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं, राजनीति ही सही, लेकिन इस वंचित वर्गों को अब जो लाभ मिलना चाहिए थे, वास्तविक लाभ जो मिलना चाहिए थे, जो पिछले कई सालों में उसे नहीं मिले, वो अब उसे मिल रहे हैं। ये बहुत जो है इस वर्ग के लिए इस वर्ग के लिए बेहद हितकर बात है और इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। राजनीति ही सही, लेकिन अब उन्हें लाभ तो मिला, अब उन्हें रिकॉग्नाइजेशन तो मिला, हाशिए पर पड़े लोगों को मुख्य धारा में तो लाया गया। जी, बहुत आपने महत्वपूर्ण बात कही है। निश्चित तौर पर सियासत का ये ऊंट भले ही इस करवट बैठा हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आदिवासी समुदाय एक स्वाभिमानी समुदाय है, बेहद सरल समुदाय है और बहुत पारंपरिकता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। इसलिए वो उतना वोकल नहीं माना जाता है जितना शायद इस देश के दूसरे समुदाय हैं जो अपने हित संरक्षण के लिए खुलकर बात करते हैं और बहुत संवेदनशील है, जिधर जाता है उधर चला जाता है, फिर ये नहीं सोचता। तो ये जो बीजेपी की कोशिश है ये सिर्फ 2023 की मध्य प्रदेश विधानसभा की नहीं है, 2024, क्योंकि बीजेपी एक थिंक टैंक पार्टी है। बुंदेला जी, यही सवाल है मेरा कि बीजेपी का थिंक टैंक ये बराबर सोचता है कि आगे के समीकरण क्या, आगे के समीकरण कैसे बदलेंगे। और इस काम में जैसा जगदीश जी ने भी कहा कि दोनों ही चीज़ें हैं। एक तो आप उस वर्ग का समर्थन कर रहे हैं जिसके लिए अगर जो भी कदम उठाए जाएंगे तो आप यानी अपोजिशन उसके विरोध की बात नहीं कर पाएगा, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ कि आप उस वर्ग को अपनी तरफ खींच भी पाएंगे। बहरहाल आप भी स्वागत ही करेंगे कमलापति नाम रखने का। देखिए शरद जी, हमने तो जो दीनदयाल जी के नाम पर आपने मुगल सराय नाम का स्टेशन का नाम बदला, जबकि वो पहले देश के रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्मभूमि है, हमने उसका भी विरोध नहीं किया। हम क्यों विरोध करें? और रानी कमलापति का कौन विरोध करेगा? उन वीरांगना का कौन विरोध करेगा? जो गौड़ वंश की रानी है, उनका हम क्यों विरोध करेंगे? लेकिन शरद जी, उसमें कुछ बातें निकल कर आती हैं। बातें ये निकल कर आती हैं कि इसी भोपाल से आदिवासी एरिया के लिए कुछ ज़िले, छिंदवाड़ा, बालाघाट और भी कई ज़िले हैं, वहाँ के लिए आज भी एक ही ट्रेन चलती, पंचवेली। ठीक है, अच्छा होता कि आप उनकी सुविधाएं बढ़ाते। ठीक है, आपने नाम बदला, हम तो विरोध कर ही नहीं रहे, क्यों विरोध करें? लेकिन शरद जी, उसका इतिहास आप जानिए। 19 अभी मैं उनको रामेश्वर शर्मा जी को सुन रहा था, इस तरह की हम वही कहते हैं कि आप एक प्रोपेगेंडा बनाने का प्रयास करते हैं। आप एक वर्ग, जो वंचित वर्ग की आप बात कर रहे हैं, उसका भला करने की बात नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बनाना चाहते हैं विशेष वर्ग के लिए। उन्होंने कहा कि यहाँ के नवाब ने उसको कब्जे में कर लूट। भाई आप पता करें, 1905 में जब ये स्टेशन बना ब्रिटिश काल में, तो यहाँ के नवाब हबीबुल्ला ने जमीन दान में दी थी। ठीक है, आज आप नाम बदल रहे हैं, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है, कमलापति जी के नाम पर आप, हमें कोई आपत्ति, लेकिन इस तरह का भ्रम मत फैलाइए। देखिए, अगर नाम बदलने की सियासत, शरद जी, अगर मैं कुछ याद दिलाना चाहूँगा, इस देश में ब्रिटिशर्स भी रहे, इस देश में मुगल भी रहे, लेकिन फिर भी हमने उज्जैन का नाम उज्जैन पाया, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, आप देखें सीतापुर, बालमपुर आज भी नाम है। तो इस तरह की सियासत अगर आप फैला रहे, ये कहीं ना कहीं आपका उद्देश्य, फिर मैं कहूँगा वही है। अगर आप सुविधाएं बढ़ाने की, क्या मुझे बताएं, आज हबीबगंज स्टेशन का नाम आपने कमलापति जी के नाम पर रख दिया है, तो आप क्या ये मांग कर रहे हैं कि सुविधाएं बढ़ाएं और नाम रखें? नहीं सर, फिर रखें सर, नाम बदलिए, सुविधाएं बढ़ाइए ना। जो मैं कह रहा हूं, जो आदिवासी समुदाय के जो भाई बंधु आएंगे, क्या उनको हबीबगंज स्टेशन से जो पार्किंग के पैसे नहीं लगेंगे? क्या उनको जो प्लेटफॉर्म टिकट के पैसे नहीं देने होंगे? मेरा वो सवाल है सर। मैंने कहा ना, एक ट्रेन चलती है पंचवेली, अगर अच्छा होता, क्योंकि हमें मालूम आप निजीकरण की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, और सब आप हबीबगंज स्टेशन भी उसका एक उदाहरण है।
ठीक है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए शरद जी, एक बात फिर शुरुआत तो साबित, आपकी सरकारों के समय हुई थी सर, निजीकरण से किसको इनकार है? और हमने क्यों होना स्टेशन चाहिए? हमने स्टेशन बेचने अगर की उसमें हम अपने देश के मान बिंदुओं या प्रतीकों को नहीं बेचते हैं। मैं लौटता हूं आपकी तरफ, डॉक्टर वाजपेयी, एक क्विक रिएक्शन। देखिए, मैं आज शरद जी चूँकि बहुत अच्छा दिन है और हम उसकी पूर्व संध्या पर लगभग हैं, तो ठीक है, कांग्रेस का फ़र्ज है भाजपा कुछ भी करे तो उसका अपोज करना, लेकिन अच्छी बातें क्या हैं मैं उस पर आऊँगा। अच्छी बातें ये हैं जो जगदीश जी ने भी कही, ठीक है, आप उसमें राजनीति कर सकते हैं, राजनीतिक बातें भी कर सकते हैं, लेकिन हम सब राजनीति में आए ही इसलिए हैं कि हम समाज के हर वर्ग को लेकर चले, और ख़ास तौर से यदि राजनीति में हम उन लोगों को साथ लेते हैं साहब जिसका पूरा परिवार नष्ट हो गया। आप सोचिए 17वीं 18वीं सदी की बातें हैं, 1700 से लेके 1750 के बीच में जो भोपाल में हुआ, रानी कमलापति वाकई में भोपाल की पहचान रही हैं। एक 300 साल पुरानी बात है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत अच्छा ब्लॉग लिखा है, वो ब्लॉग उसकी जो पूरी इतिहास की स्थिति है उसको स्पष्ट करते हुए लिखा है। तो मुझे लगता है सबको पढ़ना चाहिए वो बातें, बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई है कि किस प्रकार से रानी कमलापति जी के भतीजे का जब दोस्त मोहम्मद खान की सेना से युद्ध हुआ तो रक्त रंजित हो गई वो घाटी साहब जहाँ युद्ध हुआ, और उसको लाल घाटी कहते हैं। और सोचिए शरद जी, उसको हम आज तक लाल घाटी लेकर चल रहे हैं। लाल परेड क्या है ये लाल? ये कोई लाल सलाम वाला लाल भी हो तो भी आप स्वीकार कर लो साहब अपने देश के, लेकिन लाल परेड को कैसे स्वीकार कर लो आप बताइए। इस्लाम नगर क्या है? इस्लाम नगर है, उसका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। वहाँ पर जगदीशपुर एक रियासत होती थी, जगदीशपुर रियासत में फिर अगेन रानी कमलापति की सेनाओं को हरा कर दोस्त मोहम्मद खान ने कब्जा कर लिया। कौन था अच्छा ये बार बार जो नाम आता है? ये साहब अफगानी लुटेरा था, सब जानते हैं। ये कोई भारत का सन ऑफ द सॉइल नहीं था शरद जी, वो भाई सब जानते। 300 साल पुराना इतिहास कौन नहीं जानता कि वो बाहर से आया था। और बरेली आप चले जाइए, आप रायसेन चले जाइए, और उज्जैन ही था, उज्जैनी था। कोलकाता जो आज है वो कलकत्ता से कोलकाता को वापस लाया गया है, काशी को वापस लाया गया। उसमें कोई हमारी खुशबू है साहब। हम ये तो नहीं कह रहे कि साहब हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन भारत के समर्थन में तो कह सकते हैं ना। अच्छा, रानी कमलापति आप खुद बताइए शरद जी, जगदीश जी, कोई भारतीय जनता पार्टी की थी क्या? भाई भारतीय जनता पार्टी का तो उद्भव ही नहीं हुआ था, और इतिहास है वो भोपाल का। तो मुझे लगता है कि रानी कमलापति का विरोध तो कतई नहीं होना चाहिए। हाँ, मुझे तो कोई ये बताते ये उबैदुल्ला कौन है, ये हबीब कौन, ये नवाब भी नहीं थे। बड़े आश्चर्य की बात है, इनको इलाके दिए गए थे। जब ये इसने लुटेरे ने लूट लिया भोपाल तो अलग अलग इलाके दे दिए गए शरद जी। और ये मैं नहीं कह रहा, आप भी जानते हैं, जगदीश जी भी जानते हैं, 90 वर्ष के सुब्बाराव जी के साथी जो गांधीयन है वो बताते हैं बरकतुल्ला थे यहाँ सन ऑफ द सॉइल। ठीक है साहब, जो आप हमीदिया परिवार की बात करते हैं वो आप मान सकते हैं, बहुत देर लेकिन से वो साहब इंटरप्ट करने की कोशिश करेंगे ही जी। बस सुन लीजिए, फिर आपका अवसर रहेगा 10 सेकंड। नहीं, आप इनको निर्बाध बोलने अरे दीजिए हितेश जी, आपको इंटरप्ट नहीं करेंगे। नहीं, आप बोल लीजिएगा। नहीं, आप क्या बोलेंगे 10 सेकंड सबको वो कह रहे पता हैं, है। 10 सेकंड मुझे केवल 10 सेकंड दे दीजिए। तो यदि हम कहीं पर भी गोंड प्रतीकों को लेकर, और भोपाल जो उनकी एक प्रकार से राजधानी रहा है शरद जी, यहाँ से सीहोर तक, सलकनपुर तक, इधर आप चले जाइए, तो क्या बुराई है अच्छा उसको स्थापित करने में? एक रेलवे स्टेशन का नाम यदि हम उनके नाम को दे दें, 400 लोगों के इंस्टीट्यूशंस के नाम गांधी परिवार पे है, तो मुझे लगता है कोई बुराई नहीं। एक बात मुझे पता है, मैंने वही कही सुविधा की बात। बाकी लाल घाटी है तो लाल किला भी है, अगर आप लाल परेड ग्राउंड है तो हल्दी घाटी भी है। तो ये इतिहास है शरद जी। उस समय जनतंत्र नहीं था, मैंने कहा ना, इस देश में 500 साल मुगलों ने शासन किया, 200 साल आप इतिहास जाके कैसे हितेश जी कैसे बदलेंगे आप? मतलब आप ये कैसे बदलेंगे कि नवल शाह का कत्ल पसंद है आपको? अरे हमको पसंद नहीं है। नहीं, ये तो बदल दो। देखिए हम क्या कह रहे हैं, जनतंत्र। देखिए जनतंत्र भाई आपको पसंद नहीं है ना नवल शाह का कत्ल स्थापित हुई इस देश में सन 1947 से। देखिए एक बात स्पष्ट है, आप दोस्त भाजपा के साथ है, नाम चोर और काम चोर है। नाम चुराती है और काम चुराती है। आप मुझे बताइए, आप मुद्दे पे रहे, आप व्याभिचारी हैं, अच्छा लगेगा आपको? 18 ये शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? नहीं, ऐसे शब्दों से क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं शरद जी? ये कोई डिबेट का स्तर है क्या? नहीं, आपके 18 भाई आप तथ्यों पे बात करिए कि भाई आप नवल शाह के पक्ष में हैं या दोस्त मोहम्मद खान के पक्ष में। देखिए मैं आपको बताऊं, आप 18
साल से आप करिए चेंज। 18 साल से आपकी सरकार है। अरे आप आज करिए ही ना। कमलापति का नाम अरे क्यों 70 आया? साल आपकी हितेश सरकार जी, रही, आप क्यों हितेश नहीं लाए? जी, हितेश जी आप मुझे बता, मध्य प्रदेश 70 साल अभी आपकी सरकार देखिए रही। ना तो 70 साल की आप है ना 17 का मैं, अरे 70 भैया, का मैं आप हूं। नेहरू ठीक है? जी पहले आप प्रधानमंत्री थे, आप क्यों नहीं बदला आपने? और ना 70 के शरद जी अरे हैं। भाई, आप तो मुझे एक बात बताएं, ये कहां से आ गया? 18 आपको 55 साल 18 आपका साल नाम से क्यों नहीं शिवराज बदला? सिंह चौहान जी की चलिए, सरकार है। आपको आज तक दोस्त कमलापति का मोहम्मद नाम खान क्यों याद प्यारा नहीं रहा? है आपको। देखिए, आपको यही- हबीब से हमें क्यों प्यार है? देखिए उबैदुल्लाह से मैंने क्यों प्यार है? मैंने आपको बताइए बताया ना। कि जमीन वहां से आई। ठीक है, आप नाम बदलिए। मैंने अरे कमलापति जी वसूली के करते नाम थे पर ये लोग। कमलापति आतंकी थे ये आप लोग। थे, आपके भाई पास बाहर से आके ये लोग आप- चौथ वसूली आप थे, पढ़िए आप थे, वीडियो है आपके पास, वायरल ये कर दो। कैसी बात हो अरे गई? वायरल कर अरे दो तो ना, नेहरू हितेश भी जी। नहीं थे इस अरे धरती के ऊपर, अरे मैं नहीं था हितेश जी, तब। आप थे। ये कैसी बात हो अरे रही है? सुनिए, अगर चलिए, अगर तो आपको बेतुकी लगता बातें है- शुरू अरे हो गई। बेतुकी नहीं, आप मैं नहीं आप- मानता आप- नेहरू थे इस धरती आप- पे। बुंदेला जी, मुझे तेल लगता लेने है गई कांग्रेस कि 125 साल हम- पुरानी, नहीं मानता मैं हम कांग्रेस, मैं मुद्दे नहीं पर था हैं। क्योंकि हम ये कोई मुद्दे तर्क पर सुनने हैं। उतर के वो तो मुद्दे मुझे पर पता है। है। देखिए, आपको मुझे समझ लगता में नहीं आ है रहा? इससे ये हम कैसी बातें कर एक रहे हो शोर भाई? पैदा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बोले मैं नहीं था 125 साल पहले, मतलब कांग्रेस नहीं थी। अब हम सिर्फ खत्म अपनी करो अपनी कांग्रेस बातों को लेकर एक शोर की तरफ फालतू जा रहे की हैं। बात बुंदेला कर रहे हो जी, साहब। समझिए मेरी बात, डॉक्टर साहब आपसे भी आग्रह है। जगदीश जी, बड़ा सवाल ये है कि ठीक है, आपने नाम बदला, सुविधाओं की बात कांग्रेस कर रही है, उसका जवाब बीजेपी देगी ही, देना ही चाहिए सर, उसको। वर्ल्ड क्लास का स्टेशन है जी। इसका जवाब और आपके ग्रुप ने बनाया है। क्या ये सुविधा नहीं है? बेकार की चीज है। जगदीश जी, मुझे ये बताइए कि ये जो एक सीरीज है, श्रृंखला है, हर राजनीतिक दल का अपना दर्शन होता है, अपनी सोच होती है, अपनी दृष्टि होती है और वो उसके हिसाब से आगे बढ़ता है। बेंगलोर बेंगलुरु हो गया, मद्रास चेन्नई हो गया, बम्बई मुंबई हो गया। पहले लोग कहते थे ये नाम जुबान पे चढ़ेंगे नहीं, फिर नाम भी जुबान पर चढ़ जाते हैं। जी, कोलकाता हो गया। ये चीज़ें, इनका भी कोई प्रतीक हिंदुत्व से या हिंदुत्व के किसी मान बिंदु से या किसी पार्टी की स्थानीय सोच होती है और कई बार इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जो भी संबंधित राजनीतिक दल है उसकी दृष्टि सोच होती है, लेकिन उसका आधार जनता होती है। और जब भी नाम परिवर्तन होता है तो ये ध्यान रखा जाता है कि उससे कहीं कोई विरोध प्रदर्शन ना हो, किसी की पीड़ा नहीं हो किसी वर्ग विशेष को, और यहाँ ऐसी कोई बातें नहीं हैं। और इतिहास की तरफ झांकना और उसका एक ऑब्जेक्टिव मूल्यांकन करके चीज़ों को देखना, इसके लिए देश को तैयार तो होना पड़ेगा। आप भी सहमत होंगे इससे, क्योंकि जो भी इतिहास हमारा पिछला है उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो या तो अंग्रेज़ों की तरफ से आई हैं जिसको बाद में इंडोर्स किया गया, क्योंकि ये भी एक बड़ा डिबेट का विषय है कि हमारे इतिहास का एक तटस्थ और निरपेक्ष लेखन होना चाहिए, जो बहुत ही हिमालयन टास्क है। इस पर आपकी एक छोटी टिप्पणी जरूर चाहूंगा। जी जगदीश जी। देखिए शरद जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सही हूं। पहली चीज तो ये कि जो भी देश अपने अतीत की ओर नहीं देख पाता, वो भविष्य, आप जब तक अतीत की ओर नहीं देखेंगे बेहतर भविष्य को आप नहीं गढ़ पाएंगे। ये तो एक दर्शन की मैंने आपसे बात कही, या जो जिसको हम कहें एक प्रैक्टिकल बात भी जिसको हम कहें। लेकिन दूसरी चीज, शहरों के नाम बदलना, लोगों की कई स्मारकों को, संस्थानों को नेताओं के नाम पे रखना, महापुरुषों के नाम पे रखना, ये कोई नई परंपरा नहीं है। ये 1952 से चली आ रही है। और जो पार्टी सत्ता में रहती है वो अपने नाम, अपने नेताओं के नाम पर या जिन महापुरुषों को वो महत्व देती है, महत्व देना चाहती है, या उसे लगता है कि वो महापुरुष उसके और बिल्कुल शुद्ध बात कि राजनीतिक लाभ उन महापुरुषों के नाम से उसे मिलेगा, उनके नाम पे ये संस्थान होते चले आए हैं। आप देखिए, अगर कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही तो इसकी सीधी वजह है कि देश के अधिकांश संस्थानों के नाम, बीजेपी कितनी भी सत्ता में रह ले, लेकिन अभी भी गांधी परिवार के नामों पे जितने संस्थान चल रहे हैं उतने नाम बीजेपी के 14 साल में भी नहीं आ पाए होंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार में आए तो ये परिपाटी बंद हो गई, वो परिपाटी शुरू हो गई कि दीनदयाल उपाध्याय, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रीमती विजय राजे सिंधिया और भी तमाम तरह के लोगों के नाम। तो ये इस बहस का मुद्दा नहीं है। जो बहस हो रही थी मैं उसे निरर्थक मान रहा हूं, वो बहस अंतहीन है। आप कहोगे नेहरू थे कि नहीं थे, फलाने थे कि नहीं थे, इतिहास में जो चीजें दर्ज हैं उन्हें हम पढ़ते हैं, उन्हें हम गुनते हैं और उन्हें हम मानते हैं, और ऐसा हमें मानना है कि मानना भी चाहिए। ये बात से आपकी मैं सहमत हो सकता हूं कि इतिहासकारों ने कई बार ठीक लिखा, कई बार अपने दर्शन के हिसाब से लिखा। अगर कोई कॉमरेड था तो उसके विचार उसमें आए होंगे, कोई अगर जो है दक्षिणापंथी लोग थे उनके विचार उसमें आए होंगे। लेकिन इतिहास में तथ्यों को नहीं नकारा जा सकता। तथ्य तो वही, कमोबेश आप कमलापति का पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे वो आप किसी भी साइड से देख लीजिए, किसी भी एंगल से देख लीजिए, कमलापति का इतिहास तो वही है ना। जी
बड़ी इतिहास, बात ये हाँ, है 2 जगदीश मिनट, जी 1 यहाँ मिनट में कि इतिहास कि उनका वही है कि दोस्त मोहम्मद अलग-अलग खान चिंतन अफगानी था, होंगे। उसकी मदद ली थी। ये इस विशाल लेकिन देश की कहानी है। चिंतन होंगे, लेकिन यहाँ मुद्दे होगा, नहीं बदलते। यहाँ सनातन और परंपरा का उद्घोष दूसरी भी चीज होगा ये कि और यहाँ राजनीतिक दल वामपंथी और मुद्दों को अपने दक्षिणपंथी हिसाब से चिंतन भी ट्विस्ट होगा, करते हैं, लेकिन हमें अपने उसे हिसाब से समझना होगा। लेने की हमें कोशिश किसी करते चीज हैं। को अगर हम ये खारिज बहस करने में चर्चा जुट जो गए नहीं होना तो हम, चाहिए। डॉक्टर वाजपेयी मेरे पास बहुत कम समय, क्विक रिएक्शन इस पे चाहूंगा कि हमें बड़ा भी बनना होगा, चाहे नेहरू के प्रति हो या रानी कमलापति के प्रति हो, दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रति हो। अगर हम प्रतीकों में अपने ही इन महान प्रतीकों को अगर हम इनको खींचने लगेंगे तो देश की भी हम टांग खींचेंगे, पैर खींचेंगे। जी नहीं, और दूसरा सर, आपको जो जगदीश जी कह रहे हैं, भाई आपको इतिहास को समग्रता में लेना होगा। बहुत छोटे छोटे लोगों ने काम किया है साहब, टंटिया भील ने काम किया है, बिरसा मुंडा ने काम किया है, रानी दुर्गावती ने काम किया है, शाह बंधुओं ने काम किया है। इनको हम नकार देंगे? ये तो ना दक्षिणपंथी थे, ना साहब ये लेफ्टिस्ट थे, ना ये कांग्रेस में थे, ना भाजपा में थे। तो भाई इनका विरोध क्यों करते हो? भाई इनको यदि कहीं स्थापना इनकी हो रही है तो होने दीजिए, इसमें क्या दिक्कत? भाई हम तो नहीं कर रहे। आप अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के ऊपर डिबेट कर लेते, मान लेता मैं। बुंदेला जी, कमलापति के नाम पे इसको क्यों सजेशन नहीं माने, लेकिन इसको सजेशन नहीं माने, लेकिन आज अगर आप आदिवासियों के मान बिंदुओं से जुड़े हुए उनके हित चिंतन सुन लीजिए सर। नकार एक बहुत आसान शब्द है, ईश्वर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये बहुत आसान है, लेकिन सुनिए चीजों को, समझिए उनको। देखिए, राजनीतिक प्रतिबद्धता आप दोनों की है, विरोध करना आप दोनों का है, आप दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते, जैसे उत्तर और दक्षिण नहीं हो सकते, ये हम समझते हैं। लेकिन अगर आज आप ये कहते हैं कि कमलापति जी का कांग्रेस मन से स्वागत करती है, लेकिन शरद जी ये हमारा 10 बिंदु का एजेंडा है, कमलनाथ जी के साथ तय किया है, आदिवासियों के लिए ये बिंदु होने चाहिए। और हम ये चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर, शिवराज जी के आगमन पर गरिमा से अगर हमारा एजेंडा उन तक पहुंच जाए या हमें अवसर दिया जाए तो हम उनके सामने ये मुद्दा रख देंगे, बजाय इसके कि हम ये बात कहने लगे। जी बहुत संक्षेप में आप सर, हमने आदिवासियों का सदैव सम्मान किया है, चाहे टंटिया भील मामा हो या कमलापति जी हो। सबसे ज़्यादा अगर आप देखें कमलनाथ जी की सरकार में हमने आदिवासियों के लिए क्या क्या काम किया, इसकी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। बाकी हाँ, 2 दिन पहले हम सुन रहे थे कि इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है मुरलीधर राव जी ने बनी है और ब्राह्मणों को शायद रख लिया जेल में, इसके कारण से साथ वो ड्रॉप हो गया। मुरलीधर राव, माफ कीजिएगा बुंदेला जी, ये बिलो दी बेल्ट, ये बिलो दी बेल्ट। सर आप मुझे बताएं, मत करो गंदी बात। आपको क्या पता किसके बारे में आप जबरदस्ती लूज रिमार्क कर रहे हो? दिग्विजय सिंह के दिमाग में क्या? चलिए, मैं बहुत शुक्रिया करता हूं बुंदेला जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बहुत धन्यवाद जगदीश द्विवेदी जी। आगे देखिए अफसरनामा और सीनियर IAS और MD जल निगम, मध्य प्रदेश बैच के सीनियर IAS अधिकारी और जो वर्तमान में MD जल निगम का